Good evening friends, I hope you all are doing well. So in this video we will start learning about the plasma protein. इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन को पढ़ेंगे जो कि हेमेटोलॉजी का लेक्चर नंबर 2 है। हेमेटोलॉजी का लेक्चर नंबर 1 में हमने ब्लड को डिस्कस किया था। सो इस वीडियो में हम लोग किस चीज़ को डिस्कस करेंगे, प्लाज्मा प्रोटीन को। जब हम लोग ब्लड पढ़े थे तो उसमें हम लोग प्लाज्मा, सीरम, ये सब सारी चीज़ों को पढ़े थे। जब ब्लड को हम लोग एक कंटेनर में लेके सेंट्रीफ्यूज करते हैं उस प्रोसेस के थ्रू, तो उस समय क्या होता है, ब्लड सेल्स और प्लाज्मा को सेपरेट करने का विधि है, जिससे हम लोग प्लाज्मा को और ब्लड सेल्स को क्या करते हैं, सेपरेट करता है। उसमें होता यह है कि जो ब्लड सेल्स होता है वो सेटल डाउन हो जाता है और जो प्लाज्मा होता है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है। और जो सीरम क्या होता है, जब प्लाज्मा में से क्लॉटिंग फैक्टर होता है फिब्रिनोजिन, उसको हम लोग माइनस कर देते हैं तो क्या बचता है, सीरम बचता है, ठीक है। उस समय होता यह है कि जो फिब्रिनोजिन होता है वो फिब्रिन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। कब, जब ब्लड क्लॉटिंग होता है, मतलब क्लॉटिंग मैकेनिज्म जब चल रहा होता है उस समय, ठीक है। अब देखते हैं कि जो प्लाज्मा प्रोटीन होता है वो मेनली कितने टाइप्स का होता है। तो प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सा होता है, प्लाज्मा प्रोटीन 3 टाइप्स के होते हैं। और कौन कौन, सीरम एल्बुमिन, सीरम ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजिन, ये तीनों क्या है, प्लाज्मा प्रोटीन है। और सीरम ग्लोबुलिन को 3 क्लास में सब क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन सा, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। और गामा ग्लोबुलिन है जो एक इम्यूनोग्लोबिन्स की तरह वर्क करता है, और ये इम्यूनोग्लोबिन्स की तरह वर्क करता है और ये इम्यून सिस्टम में हमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफेंस मैकेनिज्म में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नॉर्मल वैल्यू, प्लाज्मा प्रोटीन का नॉर्मल वैल्यू। टोटल प्लाज्मा प्रोटीन का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो होता है 7.3 ग्राम पर डीएल। और रेंज में अगर बात की जाए तो 6.4 से लेकर के 8.3 ग्राम पर डीएल तक इसका नॉर्मल वैल्यू होता है। अब देखते हैं नॉर्मल वैल्यू ऑफ एल्बुमिन। एल्बुमिन का नॉर्मल वैल्यू कितना होता है, अगर परसेंटेज में बात की जाए तो 54% होता है। और ग्राम पर डीएल में बात की जाए तो 4.7 ग्राम पर डीएल होते हैं। ग्लोबुलिन का जो नॉर्मल वैल्यू होता है वो 38% एंड 2.3 ग्राम पर डीएल। फिब्रिनोजिन 7% एंड 0.3 ग्राम पर डीएल। इसमें देख सकते हैं एल्बुमिन की परसेंटेज काफ़ी ज़्यादा है और सबसे कम किसकी है, फिब्रिनोजिन की है, ठीक है। अब देखते हैं एल्बुमिन और ग्लोबुलिन रेशियो, ठीक है। एजी रेशियो के नाम से इसको हम मेनली जानते हैं, ठीक है। रेशियो बिटवीन प्लाज्मा लेवल ऑफ एल्बुमिन एंड ग्लोबुलिन कॉल्ड एजी रेशियो। और ये कितना होता है, 2.1, ठीक है। मतलब कि ग्लोबुलिन के मुकाबले एल्बुमिन क्या होता है, बिल्कुल 2 गुना होता है, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन की प्रॉपर्टीज, प्लाज्मा प्रोटीन की प्रॉपर्टीज में फर्स्टली हम लोग देखेंगे उसके मोलिकुलर वेट को, ठीक है। मोलिकुलर वेट ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। एल्बुमिन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, तो 69,000। कितना होता है एल्बुमिन का मोलिकुलर वेट, 69,000। एंड ग्लोबुलिन का कितना होता है, ग्लोबुलिन का होता है 1,59,000। एंड फिब्रिनोजेन का कितना होता है, तो 4 लाख, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो मोलिकुलर वेट है वो किसका है, फिब्रिनोजेन का, ठीक है। इसका नॉर्मल वैल्यू सबसे कम है और मोलिकुलर वेट सबसे ज़्यादा है। और एल्बुमिन का जो नॉर्मल वैल्यू सबसे ज़्यादा है और मोलिकुलर वेट क्या है, सबसे कम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जिसका है ऑन्कोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर और ऑन्कोटिक प्रेशर काफ़ी सेम शब्द है, काफ़ी सेम चीज़ ही है, इसको आप पढ़ते हैं हम लोग देखते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड इज नोन एज कोलाइडल ऑस्मोटिक प्रेशर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन्कोटिक प्रेशर, ठीक है। क्योंकि जब प्लाज्मा में होता है तो उसको हम लोग ऑन्कोटिक प्रेशर बोलते हैं, और बाकी जगह इसको क्या बोलते हैं, जब कोई लिक्विड में होता है तो उसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। नॉर्मल वैल्यू क्या होता है, नॉर्मल वैल्यू प्लाज्मा प्रोटीन का नॉर्मल वैल्यू नॉर्मल ऑन्कोटिक प्रेशर प्लाज्मा प्रोटीन का कितना होता है, 28 mmHg होता है या फिर 25 mmHg होता है। अलग अलग बुक में कुछ आपको थोड़ा बहुत इधर उधर दिख जाएंगे, सब उसको उतना लेके नहीं चलना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द प्लाज्मा प्रोटीन। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन इज 1.026, ठीक है। नेक्स्ट बफर एक्शन। बफर एक्शन, एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड बफर एक्शन। मतलब कि हाइड्रोजन आयन के एक्सेप्टेंस को क्या
अगर हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको क्या हम लोग डिफाइन करेंगे, उसको बफर एक्शन बोलते हैं। द प्लाज्मा प्रोटीन हैव 1/6 ऑफ टोटल ब्लड, मतलब टोटल ब्लड का कितना भाग, तो 1/6 भाग क्या होता है, प्लाज्मा प्रोटीन का बफर एक्शन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ऑरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। क्या चीज़ देखेंगे, ऑरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन का ऑरिजिन। ठीक है, तो जब एम्ब्रायो स्टेज में, मतलब कि एम्ब्रॉयनिक स्टेज में जब कोई बेबी, मतलब जब फीटस में होता है, एम्ब्रॉयनिक स्टेज में होता है, तो उसमें प्लाज्मा प्रोटीन का ऑरिजिन कहाँ होता है, तो इन एम्ब्रॉयनिक स्टेज प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय द मेसेनकाइमल सेल, और मेसेनकाइमल सेल्स कहाँ होता है, तो ये लीवर में होता है। सो जब एम्ब्रॉयनिक स्टेज में होते हैं हम, तो प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस किसके द्वारा होता है, तो मेसेनकाइमल सेल्स के द्वारा होता है। और सबसे पहले कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस होता है, तो सबसे पहले एल्बुमिन सिंथेसिस होता है। बाकी जो भी बचा होता है प्लाज्मा प्रोटीन, जैसे कि फिब्रिनोजिन और ग्लोबुलिन जो होता है, वो बाद में सिंथेसिस होता है। सबसे पहले क्या होता है, एल्बुमिन होता है, और इसका परसेंटेज भी काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, नेक्स्ट इन एडल्ट, मतलब जब हम बड़े हो जाते हैं, एडल्टहुड में आ जाते हैं, तो प्लाज्मा प्रोटीन का जो सिंथेसिस होता है वो कहाँ होता है, तो इन एडल्ट प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसिस मेनली फ्रॉम रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स ऑफ द लीवर। एडल्ट में प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस मेनली रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में होता है, जो कहाँ होता है, लीवर में। लीवर के रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स में ही प्लाज्मा प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ठीक है, ग्लोबुलिन जो स्पेशली एक प्रकार के क्या है, इम्यूनोग्लोबिन्स है, जो पहले भी हम लोग बताए थे, इम्यूनोग्लोबिन्स इम्यून सिस्टम में हम लोग इसको काफ़ी अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि टिश्यू मैक्रोफेज क्या होता है। तो जो टिश्यू मैक्रोफेज होता है वो भी रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल्स होता है, जो कि लीवर में होता है। ठीक है, और ये स्पेशली जो ग्लोबुलिन हम लोग प्लाज्मा प्रोटीन सुने थे, जिसका हम लोग 3 क्लास में क्लासिफाइड किए थे, अल्फ़ा बीटा गामा। तो जो अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा और बीटा जो ग्लोबुलिन होता है वो रेटिकुलो एंडोथेलियल सेल से होता है, और कहाँ से होता है, स्प्लीन एंड बोन मैरो से भी होता है। ठीक है, लेकिन जो गामा होता है, गामा ग्लोबुलिन जो होता है वो बी लिम्फोसाइट से सिंथेसिस होता है। कहाँ से होता है, बीटा लिम्फोसाइट से ही वो सिंथेसिस होता है। और प्लाज्मा सेल्स, तो प्लाज्मा सेल्स कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा सेल्स फाउंड इन मेडुलरी कोड ऑफ लिम्फॉइड फॉलिकल्स एंड स्मॉल लिम्फोसाइट्स। ठीक है, वो कहाँ पाया जाता है, वो मेडुलरी कॉर्ड ऑफ लिम्फॉइड फॉलिकल्स में पाया जाता है, और कहाँ पे, स्मॉल लिम्फोसाइट्स में पाया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या चीज़ को, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन के फंक्शन को हम लोग देखेंगे। फर्स्ट फंक्शन देखेंगे, रोल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड। प्लाज्मा प्रोटीन का फर्स्ट फंक्शन क्या है, रोल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब प्लाज्मा प्रोटीन ब्लड का कोगुलेशन में भी एक अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैसे, हमने 3 प्लाज्मा प्रोटीन को देखा था, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजिन। जो फिब्रिनोजिन जो होता है वो ब्लड को क्लॉट करने में ब्लड को जो क्लॉट करने में काफ़ी हेल्प करता है, क्योंकि फिब्रिनोजिन क्या है, एक क्लॉटिंग फैक्टर की तरह काम करता है। ठीक है, एंड सेकेंड देखते हैं रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म, मतलब कि डिफेंस मैकेनिज्म में भी प्लाज्मा प्रोटीन हेल्प करता है। हमने बताया था अभी कि जो गामा ग्लोबुलिन्स है वो इम्यूनोग्लोबिन्स की तरह काम करता है, जो कि इम्यून सिस्टम में हम लोग काफ़ी इसको डिटेल से पढ़ेंगे। वो क्या करता है, हमें डिफेंस करता है किस चीज़ से, जैसे कि बहुत सारे किस चीज़ से, तो एंटीबॉडी की तरह एक्ट करके। गामा ग्लोबुलिन जो होता है वो एंटीबॉडी की तरह काम करता है, मतलब कि जब एंटीबॉडी का हम लोग स्ट्रक्चर देखेंगे तो उसमें हम लोग गामा ग्लोबुलिन्स को काफ़ी ज़्यादा देखने को हमको मिलेगा। ठीक है, तो जो किसकी तरह एक्ट करता है, तो एंटीबॉडीज की तरह एक्ट करता है और डिफेंस करता है। तो किस चीज़ से, बहुत सारा माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, डिप्थेरिया, ये सब जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है जिससे हम लोग डिजीज आता है, जैसे कि उसका एंटीजन हमारे बॉडी में चला जाता है, जिससे क्या होता है, वो डिजीज हो जाता है हमें। तो हमारा बॉडी क्या है, जो गामा ग्लोबुलिन क्या है, वो एंटीबॉडीज की तरह एक्ट करके एंटीजन से क्या करता है, फाइट करता है। ठीक है, इस तरह से वो डिफेंस करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रोल इन ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। जो प्लाज्मा प्रोटीन है वो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म में कैसे रोल प्ले करता है। एल्बुमिन, अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन, ये तीनों प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है किन किन चीज़ों को, हार्मोन्स और एंजाइम को। ठीक है, हार्मोन्स और एंजाइम को कौन कौन ट्रांसपोर्ट करता है, एल्बुमिन, अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन।
एंड गामा ग्लोबुलिन और बीटा ग्लोबुलिन जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किस चीज़ को ट्रांसपोर्ट करने में, तो मेटल, मतलब ब्लड में मेटल को ट्रांसपोर्ट करने में अल्फा ग्लोबुलिन एंड बीटा ग्लोबुलिन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट किस चीज़ को देखेंगे। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोल इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है उनको मेंटेन करने में प्लाज्मा प्रोटीन जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। जैसे कि अगर छोटे छोटे साइज़ के प्रोटीन है तो वो तो काफ़ी अच्छे से कैपिलरी के थ्रू पास आउट हो जाएंगे, लेकिन जो भी लार्ज साइज़ के प्रोटीन होते हैं वो कैपिलरी को पास नहीं कर पाते हैं, जो भी कैपिलरी मेम्ब्रेन होते हैं उनको पास नहीं कर पाते हैं, और वहाँ पे एक प्रेशर बनता है। कौन सा प्रेशर बनता है? कोलाइडल प्रेशर, और उसका नॉर्मल वैल्यू कितना होता है? 25 mmHg। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शन हम लोग देखेंगे रोल इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। ठीक है, क्या चीज़ में? रोल इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करने में भी प्लाज्मा प्रोटीन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो एल्बुमिन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस बाय बफरिंग एक्शन, मतलब कि एल्बुमिन जो होता है वो एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है और बफरिंग एक्शन के थ्रू करता है। ठीक है, उसके पास एक प्रॉपर्टीज होता है बफरिंग एक्शन का, उसी की हेल्प से क्या करता है? वो एसिड बेस बैलेंस को रेगुलेट करता है। ठीक है, एसिड बेस को बैलेंस करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे रोल इन विस्कोसिटी ऑफ ब्लड, मतलब कि ब्लड की विस्कोसिटी में भी हेल्प करता है क्या? प्लाज्मा प्रोटीन। प्लाज्मा प्रोटीन प्रोवाइड्स विस्कोसिटी टू द ब्लड। प्लाज्मा प्रोटीन क्या करता है? ब्लड को विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है, विच इज़ इंपॉर्टेंट टू मेंटेन द ब्लड प्रेशर। और ये जो विस्कोसिटी है वो ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है। एल्बुमिन प्रोवाइड्स मैक्सिमम विस्कोसिटी, और एल्बुमिन जो होता है वो मैक्सिमम विस्कोसिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, और अगर मैक्सिमम विस्कोसिटी, जितना ज़्यादा वो विस्कोसिटी प्रोवाइड करेगा उतना ही ज़्यादा हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होकर रहेगा। इससे हमें बहुत सारे हार्ट डिजीज से हम लोग बच सकेंगे। ठीक है, और अगर इन सब प्लाज्मा प्रोटीन का जैसे कि वेरिएशन में अगर चेंजिंग आता है, मतलब कि उसका नॉर्मल वैल्यू में इधर उधर होता है, तो इनसे बहुत सारी बीमारियां होती है। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम बताएंगे आपको कि अगर प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सा घट जाएगा तो कौन कौन सा बीमारी होगा, बढ़ जाएगा जब इंक्रीज कर जाएगा तो कौन कौन सा डिजीज होंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। अब नेक्स्ट फंक्शन की बात करें तो रोल इन इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, मतलब ईएसआर। इरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं? आप जानते होंगे कि इरिथ्रोसाइट आरबीसी को बोलते हैं। ठीक है, तो आरबीसी के टूटने की दर, मतलब कि जब आरबीसी ईएसआर हम लोग जांच करते हैं उस समय भी उसमें क्या कौन कौन सा हेल्प करता है? तो ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजिन जो क्या करता है? हेल्प करता है। किस चीज़ में? वो क्या करता है? एसिलरेट टेंडेंसी को क्या करता है? मतलब कि बढ़ा देता है, और उससे क्या होता है? रॉलेक्स फॉर्मेशन होता है, और रॉलेक्स फॉर्मेशन जो होता है ये सारे में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजिन एसिलरेट टेंडेंसी ऑफ रॉलेक्स फॉर्मेशन। और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सस्पेंशन एस्टेबिलिटी। ठीक है, सस्पेंशन एस्टेबिलिटी, ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजिन हेल्प्स इन द सस्पेंशन एस्टेबिलिटी। सस्पेंशन एस्टेबिलिटी में कौन कौन सा हेल्प करता है? वो ग्लोबुलिन एंड फिब्रिनोजिन दोनों क्या करता है? सस्पेंशन एस्टेबिलिटी में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं किसको? रोल इन प्रोडक्शन ऑफ ट्रिफोन सब्सटेंसेज। ठीक है, किस चीज़ में हेल्प करता है प्लाज्मा प्रोटीन? वो ट्रिफोन सब्सटेंसेज में हेल्प करता है। और जो ट्रिफोन सब्सटेंसेज होता है वो बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी होता है किसमें? नरिशमेंट करने में, टिश्यू का सेल का नरिशमेंट करने में ट्रिफोन सब्सटेंसेस काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, जो कि कल्चर में होता है नेसेसरी। जैसे कि हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं ऐसे कि ट्रिफोन सब्सटेंसेज आर नेसेसरी फॉर नरिशमेंट ऑफ टिश्यू सेल्स इन कल्चर। दिस सब्सटेंसेज आर प्रोड्यूस्ड बाय ल्यूकोसाइट्स। और ट्रिफोन सब्सटेंसेज जो होता है वो कहाँ से प्रोड्यूस होता है? तो वो ल्यूकोसाइट से प्रोड्यूस होता है। ल्यूकोसाइट से प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन देखें तो नेक्स्ट एंड लास्ट फंक्शन है रोल इन रिजर्व प्रोटीन, मतलब कि रिजर्व
प्रोटीन को रिजर्व करने में भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कौन? प्लाज्मा प्रोटीन। ड्यूरिंग फास्टिंग, जब हम लोग फास्टिंग में होते हैं मतलब भूखे होते हैं, इनएडिक्वेट फूड इनटेक और इनएडिक्वेट प्रोटीन, मतलब कि जब हम फास्टिंग होते हैं, खाना नहीं ले पाते हैं, तो इनएडिक्वेट कंडीशन में, फूड इनटेक कंडीशन में, इन सारे कंडीशन में जो प्लाज्मा प्रोटीन को हमारा बॉडी क्या करता है? यूटिलाइज करता है लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। जब हमारे बॉडी में कुछ नहीं बचता है तो फिर भी हमारे बॉडी को तो एनर्जी तो चाहिए जिंदा रहने के लिए, तो लास्ट सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूटिलाइज करता है किसको? तो वो यूटिलाइज करता है किसको? प्लाज्मा प्रोटीन को। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्या क्या देखा? इंट्रोडक्शन देखा प्लाज्मा प्रोटीन का, उसका प्रॉपर्टीज़ देखा, ऑरिजिन देखा, फंक्शन देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके वेरिएशन को देखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज़ देखेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।